everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 सिविक्स का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम काफी डिटेल्स में लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में. तो आज हम उसके कुछ बेसिक फीचर्स पर फोकस करेंगे इस चैप्टर में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक महान दास्तान है. मतलब एक ऐसी किताब जो दुनिया की सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसी किताब जो यहाँ के सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देती है, एक ऐसी किताब जो हमें एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन बनाती है. तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं, बट इसके ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे काफी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं बेसिक फीचर्स की बात करने वाले हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में छुपी हैं. मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन की वो छुपी हुई स्ट्रॉन्ग पावरफुल बातों के बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो शुरू करते हैं आज के बेसिक से, इस चैप्टर के बेसिक से, इंट्रोडक्शन से. कुछ ऐसी चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहीं से शुरू करने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज, this Indian Constitution was drafted by Constituent Assembly under डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. पढ़ा है हमने, ठीक है. तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई जिनके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हीं के अंडर ये सब कुछ ड्राफ्ट हुआ है. देन इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. इसका मतलब ये हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अपना लिया था, ठीक है, कि यस ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में, जिसे आज हम अपना रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. सो इट एस्टैब्लिशेस इंडिया एज सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. तो इन सब के मतलब हमें पता है, हमने काफी डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं. तो जिसको किसी भी टर्म में कोई भी डाउट होता है, आई वुड एडवाइज यू टू गो एंड जस्ट रेफर टू द प्रीवियस चैप्टर, जहां पर हर एक मीनिंग को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है. देन इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस इन द वर्ल्ड एंड द प्रोसेस टुक 3 years ऑफ एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन. तो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 3 साल लगे थे. अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों ने आकर अपनी अपनी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट किया, और फाइनली आया हमारे पास हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इसके बाद वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने अपना ऑफिस लिया था 26 जनवरी 1950, एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस डे नहीं, रिपब्लिक डे वाले दिन. तो या इस दिन हमें हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट मिला था. कौन थे वो? ही इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है. तो आई होप इतना समझ आया. आगे बढ़ते हैं. अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब इस चैप्टर में जिन फीचर्स की हम बात करने वाले हैं वो क्या क्या हैं. सो इट इज रिटन एंड लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल इन स्ट्रक्चर, यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है. हर एक का मतलब आपको आगे एक एक को जब लूंगी, एक एक टर्म को, तब आगे समझाती जाऊंगी. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देन सेक्युलर एंड वेलफेयर स्टेट, सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, देन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल सिटीजनशिप. तो इन्हीं फीचर्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट से, विच इज द रिटन एंड द लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हमारा एक लिखित संविधान है, ठीक है. रिटन मतलब लिखित, और संविधान मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक लिखित डॉक्यूमेंट है हमारा. और कैसे ये यूएसए से सिमिलर है? तो यूएसए में और इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड है और बुक फॉर्म में अवेलेबल है. मतलब कि देश के जितने भी कानून हैं,
ठीक है, जितने भी लॉज बनाए गए हैं या फिर जो भी चीजें, मतलब कैसे हमारा देश चलेगा, वो एक ही बुक में लिखा है। वहीं पर अगर हम ब्रिटेन की बात करें ना, तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग तरह से फंक्शन करता है। सो इट इज अनरिटन, मतलब ये कोई एक बुक नहीं है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक, ऐसी कोई बुक नहीं है। एंड इट इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस एंड कन्वेंशंस, तो वो पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों जैसे चलते आ रहे थे, बस वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है। मतलब अलग अलग जगह का ना अलग अलग तरह से की बिलीव्स, ट्रेडिशंस हैं, बस उस हिसाब पे वो चलता आ रहा है। तो अब ऐसा सोचो कि आपका स्कूल है, आपके स्कूल में ना कोई रिटन रूल बुक नहीं है, ठीक है, मतलब एक तरह से कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो कोई रिटन कोई कुछ नहीं है, ठीक है, रिटन रूल बुक नहीं है। अब हम आपको बोले कि अब आप एक क्लास में आए, ठीक है, आज आपकी क्लास में, अभी आप 9th में हो, आपकी टीचर बोले कि अगर आप लेट आओगे ना तो आज के दिन की मैं आपकी हाफ छुट्टी काटूंगी, मतलब हाफ डे लगाऊंगी, ठीक है, या फिर मैं फुल डे छुट्टी कर दूंगी। और अगर दूसरा टीचर बोले कि थोड़ा भी 5 मिनट भी लेट आने से आप सीधा सस्पेंड हो जाओगे स्कूल से, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कि अगर हम स्कूल 5 मिनट लेट जाएंगे तो क्या होगा, क्या 10 मिनट की पनिशमेंट मिलेगी या पूरे दिन की छुट्टी मिलेगी, घर वालों को बुलाया जाएगा और वापस घर भेजा जाएगा, या फिर 10-15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन रखा है, ताकि किसी भी तरह का, जितने भी कानून, रूल्स, रेगुलेशन जो भी है, लॉज हैं, वो सब एक ही जगह लिखे गए हैं, एक ही बुक में सब कुछ लिखा गया है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, क्लियर। देन इट originally contained 395 articles, 22 parts and 8 schedules. So this is something you just remember it, because MCQs आएंगे या one word मतलब जो भी हमारे ये छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर हम आज के टाइम पर देखें, दिस वाज ओरिजिनली रिटन दैट टाइम 1949 में, ठीक है, लेकिन आज के अगर हम टाइम में देखें, सो नाउ वी हैव 470 आर्टिकल्स, देयर आर 25 पार्ट्स एंड देयर आर 12 schedules, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हमने क्या किया है ना, अलग अलग देशों से उनकी कुछ अच्छी चीजें उठाई हैं और उन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो बहुत सोच समझ के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इसीलिए इट इज वेरी लेंथी, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सो it borrowed features from various world's constitutions, included elements from British, American, Irish and Canadian constitutions। तो हर देश की अच्छी चीजें लेकर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। नाउ द डाइवर्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर्ड, सो it included the principles of republican, parliamentary and communist models, created a synthesis of governance system। अब ये क्या है, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि अलग अलग देशों से उनके बेस्ट एलिमेंट्स निकालकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। तो जैसे मान लो कि एक अमेरिकन स्कूल है और हमारा एक स्कूल है, एक नया स्कूल खुल रहा है, हम एक नया स्कूल खोल रहे हैं, मैं और आप मिलकर। तो अब हमें एक रूल की बुक चाहिए जो जिसके बेसिस पर हमारा स्कूल फंक्शन करेगा। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग स्कूल्स विजिट किए और उनकी रूल बुक्स पढ़ी और जो चीजें हमें अच्छी लगी हमने वो उठा ली। तो मान लो एक था ब्रिटिश का स्कूल था, ठीक है, वहां पर क्या था कि वहां में ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था कि ऐसे बच्चों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा जाए। तो हमें लगा कि नहीं, अच्छी बात है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है, हमने वो उठा लिया। फिर हम आए अमेरिकन स्कूल में। अमेरिकन स्कूल में बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, हमने वो उठा ली। फिर हम किसी एक इंडियन स्कूल में, और इंडियन स्कूल में हमने देखा कि यहाँ पर मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज पे बहुत फोकस किया जाता है, तो हमने वो वहां से उठा लिया। तो इस तरह हमने एक अच्छी रूल बुक अपने स्कूल को चलाने के लिए, जो हमारे स्कूल को बेस्ट बनाए, हमारे बच्चों को
अच्छी चीजें सिखाए, ठीक है, मॉरल वैल्यूज, पढ़ाई में अच्छे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे हो, ऑल राउंडर बनाए एक तरह से, तो वो सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। तो इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अलग अलग जगह से चीजों को उठाया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स को उठाया और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन में डालिया, जिससे हर एक सिटीजन को, हमारे देश के हर एक सिटीजन को उसके इक्वल राइट्स, ड्यूटी सब कुछ मिल सके और एक बैलेंस्ड सिस्टम बना रहे हमारी कंट्री का। सो दिस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल बेस्ट practices. Now coming on to the diverse form of government considered. अब मान लो कि स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में एक बच्चों का एक ग्रुप बना दिया गया। तो सबसे पहली चीज ना इंडिया ने क्या की, इंडिया ने ना अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा और उन गवर्नमेंट्स में से ये चूज किया कि हमारी कंट्री के लिए कौन सा गवर्नेंस अच्छा रहेगा। वो सारे ही आइडिया, जैसे ये रिपब्लिकन, पार्लियामेंट्री, कम्युनिस्ट मॉडल्स, ये सारे हमने वहीं से उठाए। फिर उसके बाद इनके बेस्ट एलिमेंट्स लेकर अब हमने एक यूनिक सिस्टम सेटअप किया। अब वैसे ही मान लेते हैं कि हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, तो हमने ना रिपब्लिकन मॉडल पर मान लो हमने एक स्टूडेंट काउंसिल बना दिया और वो डिसीजंस लेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक पार्लियामेंट्री मॉडल पे, जिसमें हमने क्या किया, टीचर और प्रिंसिपल्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। फिर आता है हमारा थर्ड मॉडल विच इज कम्युनिस्ट मॉडल, जिसमें हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सारी फैसिलिटीज सभी को एक बराबर मिलेंगी, किसी को भी उसके कास्ट के, कलर के या कितने उसके पापा के पास, मम्मी के पास पैसे हैं, इन बेसिस पर हम बिल्कुल भी उनको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ India has adopted these different systems of government, और ये mixed जो governance है ये हमारी कंट्री को एक strong और एक तरह से बोल सकते हैं कि inclusive democracy provide करता है। So now coming on to the third thing which is detailed explanation of governance structure, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना उसके 3 ऑर्गन्स हैं, स्टार्टिंग विद द टॉप वन विच इज लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर का काम है रूल्स को बनाना, रूल्स या लॉज को बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है इन सब रूल्स को, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है ये चेक करना कि ये रूल्स जो हैं वो अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। तो ये एग्जाम्पल हमने लास्ट सेशन में भी लिया था, मतलब सेशन इन द सेंस कि फर्स्ट चैप्टर में भी लिया था। तो हमने क्या पढ़ा था कि लेजिस्लेचर मतलब हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जहां वो प्राइम मिनिस्टर, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और बाकी सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं और वहां पर वो कुछ नए रूल्स, लॉज बनाते हैं जो हमारी कंट्री को जिनकी जरूरत है, करेक्ट। सो दैट कम्स अंडर लेजिस्लेचर। फिर आता है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो पावर में हैं, जो इनको इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आता है जुडिशरी, जहां पर ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उनके बारे में उनका चेक रखना। तो ये चेक करते हैं हमारे कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उनकी हेल्प करते हैं ये पुलिस, जो पुलिस फोर्सेस होती हैं वो उनको उस चीज के ऊपर चेक रखने में। तो यही अगर हम इसको थोड़ा सा और इजी वे में स्कूल के लेवल पर समझना चाहें तो लेजिस्लेचर में आती है हमारी स्कूल की कमेटी जो रूल्स बनाती है। फिर एग्जीक्यूटिव में आती है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, मतलब प्रिंसिपल और टीचर्स, राइट। और सबसे नीचे आती है जुडिशरी जो ये चेक करती है कि ग्राउंड लेवल पर ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो इसमें मान लो कि इसमें वो आ जाएंगे जैसे हेड गर्ल, हेड बॉय, क्लास मॉनिटर्स, या फिर जो भी हेड्स हैं, करेक्ट, मॉनिटर्स हैं, तो लीडर्स हैं, वो चेक करेंगे कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। सो ऐसे ही जैसे स्कूल को चलाने के लिए ना हमें 3 अलग गवर्नमेंट या 3 ऑर्गन्स की जरूरत पड़ी ताकि रूल्स बने, इंप्लीमेंट हो और फॉलो हो, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए भी हमें इन 3 गवर्नमेंट ऑर्गन्स की जरूरत है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड पब्लिक सर्विसेज और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे रहेंगे वो सब कुछ अच्छे से डिटेल में कवर्ड है।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स हैव बीन एडेड न्यू प्रोविजन। अब क्या था कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारी कंट्री की जो समस्याएं थी, हमारी कंट्री की जो सिचुएशन थी वो अलग थी, लेकिन आज के टाइम पे ना हमारी कंट्री की समस्याएं और सिचुएशंस काफी अलग है, करेक्ट। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए वैसे वैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी इवॉल्व होने देंगे, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे कि हाँ जो बन गया बस वही रहेगा, अब हम इसको बदलेंगे नहीं। सो एज वी आर इवॉल्विंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो इवॉल्विंग, तो हमने अमेंडमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी है। सो इट एंश्योर्स द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स रेलिवेंट टू द चेंजिंग नीड्स। तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है वैसे वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हो और वो आज के प्रेजेंट टाइम के लिए वो एकदम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम रेलेवेंट रहे, ठीक है। तो मतलब जैसे पहले होता था सती प्रथा थी, राइट, तो आज उन चीजों की नहीं है जरूरत, हम बदल चुके हैं, हम ग्रो कर चुके हैं, हम उन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, तो हमें अपनी चीजों को वैसे ही बदलना होगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के भी रूल्स लॉज ये सब बदलने होते हैं विद टाइम। अब जैसे आपका स्कूल बहुत पुराना होगा, राइट, से 20 साल पुराना है और आपकी जो स्कूल की रूल बुक है ना वो 20 साल पहले लिखी गई थी। अब उस टाइम पे मोबाइल फोन्स को इतने थे नहीं, राइट, वो ऑनलाइन स्टडी या स्मार्ट बोर्ड से स्टडी का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आज के टाइम पर हमारी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। अगर हम अपने क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स नहीं लगाएंगे तो वी आर लूजिंग आउट, राइट, हम कहीं ना कहीं काफी पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए उस रूल बुक को हमें अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम एक बदलते टाइम के साथ अपने स्कूल को, अपनी स्कूल की कंडीशंस को, अपनी रूल बुक्स को बदल पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जरूरत क्या थी यार, इतना लिखने की 3 साल लगाने की जरूरत क्या थी। सो इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी एंड लीगल स्टेबिलिटी, क्लियर रूल्स। अब एक स्कूल में हमें क्लियर रूल्स, एक गाइडलाइंस चाहिए ताकि सभी स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स उनको फॉलो करें, किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरह का। वैसे ही इंडिया के हर सिटीजन को एक क्लैरिटी और एक लीगल स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए ये इतना डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। सेकेंड इज इट अकोमोडेट्स इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन एंड कल्चर्स। नाउ इंडिया इज अ प्लेस जहां पर अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह के कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं, उनके अपने बिलीव्स हैं, अपने ट्रेडिशंस हैं, तो उन सब को एक जगह हमें अकोमोडेट करना था। अब अगर हम एक स्कूल की ही बात ले लें, ठीक है, अब हर बच्चा, ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल में हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है तो हर बच्चा बैडमिंटन में ही अच्छा होगा। अब वो बच्चे जो क्रिकेट में अच्छे हैं, जो टेबल टेनिस में अच्छे हैं, या से कुछ डांस में अच्छे हैं, कुछ सिंगिंग में अच्छे हैं, तो हमें उन सबको अकोमोडेट करना है। तो उन सबको अकोमोडेट करने के लिए ना हमें अपनी रूल बुक भी वैसी ही बनानी पड़ेगी। सो सेम अप्लाइज टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज बैलेंस फेडरलिज्म एंड यूनिटरी पावर्स एंड बैलेंस्ड फेडरलिज्म एंड यूनिटरी पावर्स इफेक्टिवली। तो जैसे कि मतलब कि एक बैलेंस बना रहना चाहिए, मतलब एक ऐसा बैलेंस जिसमें कि जो रूल बुक ऐसी हो कि स्कूल के प्रिंसिपल और स्टूडेंट काउंसिल के बीच ना एक बैलेंस बना रहे, ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो फेयर हो। कोई भी डिसीजन अगर स्कूल के लिए लेना है तो वो फेयर हो। वैसे ही अगर हमारी कंट्री में किसी के लिए भी, किसी भी सिटीजन को कोई उस सिचुएशन में खड़ा है तो उस किसी भी सिटीजन के लिए एक फेयर डिसीजन लिया जाए, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहें, ताकि थ्रू आउट द कंट्री एक यूनिटी रहे। नाउ फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंटर की अपनी अपनी पावर्स। नाउ इट अलाउज द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस विद फ्लेक्सिबिलिटी। तो नए एजुकेशन ट्रेंड्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम इनको इंक्लूड हमें करना है, नई टेक्नोलॉजी को इस बदलते एजुकेशन सिस्टम के साथ, ताकि स्कूल जो है ना वो हमेशा मॉडर्न तरीके से चले, बच्चे जो है ना एकदम अप टू डेट रहें, टीचर्स एकदम अप टू डेट रहें, और हम अपने बच्चों को आज की
इतनी फास्ट लाइफ में एक्सेल करने का, कहाँ उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बच्चों को ना काफी पहले से ही क्लियर हो, ताकि उनको पता हो कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो उसके लिए उनको नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए की जरूरत थी हमें, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सो नाउ कमिंग अप विद द फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर्स। मतलब भारत ना एक ऐसा देश है जिसका फेडरल फीचर्स है, फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब कि कुछ पावर्स को ना एक्चुअली डिवाइड किया गया है बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, राइट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स है, सेंटर के पास अपनी पावर्स है, लेकिन सेंटर जो है इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही यूनिटरी भी है, मतलब अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो सारी की सारी पावर कहाँ चली जाती है, सेंटर के पास, ठीक है। मतलब ज्यादा सेंटर है वो पावरफुल है। और किसी स्टेट में अगर ये मान लो कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सारी पावर हमारी चली जाती है प्रेसिडेंट के पास। सो नाउ इंडिया इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट हैज स्ट्रॉन्ग यूनिटरी एलिमेंट्स, ठीक है। द सेंटर होल्ड्स सिग्निफिकेंट अथॉरिटी ओवर द स्टेट, सेंटर के पास पावर ज्यादा है। देन ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन एज्यूम कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर किसी भी स्टेट में इमरजेंसी होती है तो उसका कंट्रोल पूरी तरह प्रेसिडेंट ले सकता है। Now, Dr. B.R. Ambedkar said the union is not strictly federal polity but quasi-federal polity with some vital and important elements of unitariness, ठीक है। मतलब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो ये पूरी तरह ना ही फेडरल है, हम इसे क्वासी फेडरल बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा टाइम आता है जब जिसमें देखो एक तो पावर इक्वल नहीं है स्टेट और सेंटर के बीच में, और अगर इमरजेंसी हो तो पावर सारी प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। अब मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के पास अपनी पावर है, वो अपनी रूल्स के हिसाब से चल रहा है। अब लेकिन जो फाइनल पावर है या फाइनल अथॉरिटी की हम बात करते हैं वो प्रिंसिपल के पास आती है। मान लो किसी डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ हो गई है तो फाइनली उस डिपार्टमेंट का सारा ही कंट्रोल कौन ले लेगा, प्रिंसिपल ले लेगा, राइट। सो सिमिलर होता है हमारे इंडिया में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि ऑल दो स्टेट सेंटर के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, सेंटर ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट का रूल चलता है। Correct? So I hope this is clear. Now coming on to the federal features. पहले हम federal features की बात करेंगे. So the division of power. So power is divided between union, that is the center, and the state, and it is clearly outlined in union list, state list and the concurrent list. तो अब ये union list, state list और concurrent list होती क्या है? तो यूनियन लिस्ट, सो यूनियन लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर ना सिर्फ सेंटर का कानून चलता है, मतलब सेंटर ही लॉज बनाती है। जैसे हमारी कंट्री के डिफेंस के लिए, हमारी कंट्री के फॉरेन अफेयर्स के लिए, हमारी कंट्री की करेंसी के लिए, तो ये कुछ पावर्स है ना, ये सिर्फ सेंटर के पास हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं। देन कम्स द स्टेट लिस्ट। तो एक स्टेट है, एक स्टेट का से एक पुलिस डिपार्टमेंट है, या फिर एक स्टेट का कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उसके ये जो कुछ ये डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए रूल्स बनाना, लॉज बनाना, वो स्टेट का काम है। देन कम्स द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके रूल्स बनाते हैं। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो आप इसमें याद रखोगे, दैट इज एजुकेशन, दैट इज एनवायरमेंट, राइट। तो इन सब के जो लिस्ट है या फिर जो रूल्स हैं वो सेंटर और स्टेट मिलके बनाती है, करेक्ट। सो आई होप इन तीनों में आपको लिस्ट समझ आ गई। मतलब हमारे पास क्या है कि 3 लिस्ट हैं, वो डिफाइन करती हैं कि कौन सी चीजें किस सब्जेक्ट के कानून या रूल्स या लॉज कौन बनाएगा। तो जो यूनियन लिस्ट के अंडर सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब कुछ सेंटर बनाएगी इसके लिए कानून। अगर हम स्टेट पर आते हैं तो उस स्टेट का एग्रीकल्चर, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब के बारे में, मतलब ये सिर्फ मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो ये स्टेट बनाएगी इसके लिए रूल्स। फिर आते हैं कॉन्करेंट में, जैसे एजुकेशन है, एनवायरमेंट है, तो इसके लिए जो रूल्स हैं वो सेंटर और स्टेट मिलकर बनाएंगे।
करेक्ट, बात समझ आई। नाउ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात है कि इट इज क्लियरली डिफाइंड, सेंटर और स्टेट के रिलेशन वहां पर कैसे रहेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है। देन डिफिकल्ट टू अमेंड द फंडामेंटल प्रोविजंस रिलेटेड टू फेडरलिज्म, तो जो कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस है ना इस फेडरलिज्म के, वो दे आर वेरी हार्ड, दे आर रिजिड, मतलब एकदम स्ट्रांग है, ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी भी लॉ को चेंज करने का, किसी भी रूल को चेंज करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हमें बदलना है, कॉन्स्टिट्यूशन की किसी बात को हमें बदलना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो एकदम ऐसे स्ट्रांग, मजबूत, एक रिजिड तरीके से खड़ी हुई है कि ये नहीं बदलेंगी, तो वो नहीं बदलेंगी। तो अब आते हैं यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात जो हम बार बार बोलते आ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है। मतलब कि सेंटर, जो यूनियन लिस्ट है, जो हम बात कर रहे थे ना कि यूनियन लिस्ट, उसके अंडर कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे सेंटर ही डिसीजंस लेती है। तो सेंटर के पास 99 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो डिसीजन लेती है, जिसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, इवन करेंसी है। तो इसके ऊपर सारी की सारी पावर ये सेंटर के हाथ में है। दूसरा आता है फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल मतलब सेंटर के पास, अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो सेंटर के पास ज्यादा पैसे होते हैं, सेंटर फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने, मतलब स्टेट में भी अलग अलग तरह के टैक्सेस होते हैं, स्टेट भी अपने टैक्सेस मतलब वसूलती है, वहां से भी उनको कुछ मतलब कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन मेजरली स्टेट गवर्नमेंट भी सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? सेंटर गवर्नमेंट से ही आते हैं। सो स्टेट डिपेंड्स ऑन द सेंटर फॉर फंडिंग। तो सेंटर ही स्टेट की डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल का प्रिंसिपल है, उनके पास सारे फंड्स हैं। अब अगर किसी भी डिपार्टमेंट को फंड्स की जरूरत है, से क्रिकेट क्लब है हमारा, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर एक क्रिकेट क्लब आता है, और क्रिकेट क्लब में क्या है कि जो बच्चों के लिए से ग्लव्स हैं, बैट है या कुछ भी है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई हैं कि अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये खराब हो रहे हैं। अब हमें नए बैट चाहिए, नए ग्लव्स चाहिए, नए पैड्स चाहिए। तो उसके लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स आएंगे प्रिंसिपल से। सो प्रिंसिपल इज द सेंटर एंड दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट। तो फंड्स कहाँ से आएंगे? वहां से। एक साइंस डिपार्टमेंट है और साइंस डिपार्टमेंट के किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसे चाहिए तो वो फंड्स भी कहाँ से आएंगे? प्रिंसिपल से आएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। द नेक्स्ट वन इज द कॉन्करेंट list edge. So center has overriding 47 subjects, overriding power, और इसके पास 47 subjects हैं। The residuary power subject not listed belong to the center unlike in USA। तो इस बात का मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूँ। तो अब जैसे हमने बात की कि कॉन्करेंट लिस्ट में ना 47 सब्जेक्ट्स हैं, तो इसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर रूल्स लॉज बनाएंगे, वही चर्चा करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन वो लेंगे कि अच्छा इसका क्या करना है। मान लो इस पूरे सेशन में अगर सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो इसका कौन सा डिसीजन माना जाएगा, सेंटर का या स्टेट का? तो इसमें डिसीजन माना जाएगा सेंटर का। सो सेंटर हैज ओवरराइडिंग पावर्स। बात समझ गए? तो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें सेंटर प्लस स्टेट की रूल चलते हैं, मतलब दोनों मिलकर बैठकर लॉज बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सेंटर का ही रूल चलेगा, उसके बाद पावर सेंटर के पास ही होती है। नाउ द रेजिडुअरी पावर्स, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो लिस्टेड नहीं है, मतलब कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो लिस्टेड नहीं है। तो जो लिस्टेड नहीं है सब्जेक्ट्स, उन सब की पावर भी किसके पास होगी? उन सब की पावर भी होगी सेंटर के पास। बट अगर हम इसको यूएसए से कंपेयर करें ना, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये पावर स्टेट के पास नहीं, सेंटर के पास नहीं, स्टेट के पास होती हैं। लेकिन हमारी कंट्री में वो अनलिस्टेड सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने की पावर भी सेंटर के पास है। देन कमिंग ऑन टू द इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे चलो एक एग्जाम्पल यहाँ भी देती हूँ, स्कूल का ही ले लेते हैं। तो ऐसा समझ लेते हैं कि एक स्कूल है, अब स्कूल में होमवर्क है, ठीक है, तो होमवर्क की पॉलिसी बनाई प्रिंसिपल और टीचर्स ने, ठीक है, वो एक पूरा रूल बना दिया। लेकिन अगर मान लो कि कोई टीचर ना माने,
टीचर और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था, तो फाइनली किसकी चलेगी? फाइनली वही डिसीजन माना जाएगा जो प्रिंसिपल देगा। सो सेम केस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी है। Now, emergency provision, सेंटर कैन टेक कंट्रोल ऑफ फुल स्टेट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कोई वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पर, या फिर स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम भी सेंटर के पास ही सारी पावर आ जाती है। तो मेजरली जो पावर है ना वो हमारी सेंटर के हाथ में है। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन को भी स्कूल के एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपका स्कूल है, आपके स्कूल में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, बाहर से इंट्रूडर्स आ गए स्कूल में, तो सारा कंट्रोल कौन ले लेगा? प्रिंसिपल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मान लो कि स्टेट इमरजेंसी, जैसे कोई डिपार्टमेंट है और किसी डिपार्टमेंट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसका पूरा कंट्रोल भी कौन ले लेगा? प्रिंसिपल। अब ये मान लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए स्कूल में, तो अभी तो सबको अलग अलग बजट दिया जा रहा था हर डिपार्टमेंट को, अब ये पूरी बजटिंग भी कौन करेगा? प्रिंसिपल ही करेगा। तो वैसे ही जैसे प्रिंसिपल के पास पूरी पावर है, दूसरी तरफ हमारे कंट्री में सेंटर के पास पूरी पावर्स हैं। सो अ क्वेश्चन माइट कम, मैंने आपको क्वासी फेडरल स्टेट बताया था, इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, राइट। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये पूछ लिया गया एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे? व्हाई इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट? तो सबसे पहली बात, इट इज नॉट प्योरली फेडरल लाइक यूएसए, ठीक है, कि सेंटर और स्टेट की अपनी अपनी पावर्स हैं, नो डाउट इंडिया में भी हैं, ठीक है। ना तो ये पूरी तरह फेडरल है इंडिया, ना पूरी तरह यूनिटरी है, ना ही पूरी तरह यूएस की तरह फेडरल है, और ना ही पूरी तरह ब्रिटेन की तरह यूनिटरी है, राइट। सो इट इज नॉट प्योरली यूनिटरी लाइक ब्रिटेन। सो इट फंक्शंस एट फेडरल सिस्टम अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो मतलब जैसे नॉर्मल अभी हमारी कंट्री चल रही है, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो स्टेट के पास अपनी पावर्स हैं, सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं, अपना अपना काम अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर यहीं पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, सो सेंटर कैन विड्रॉ ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट, और सारी पावर हमारी सेंटर गवर्नमेंट ले लेती है। सो दैट्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ क्वासी फेडरल स्टेट, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम एक और नाम देते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी आपने सुना ही होगा, पार्लियामेंट तो सबने सुना है। सो इट इज अ कैबिनेट सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और कैबिनेट सिस्टम जो है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो एग्जाम में पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम पे भी क्वेश्चन आ सकता है और कैबिनेट सिस्टम के नाम पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टार्टिंग विद इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम सिमिलर टू इंग्लैंड, ठीक है। तो जैसे इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया का भी वैसा ही है। देन एग्जीक्यूटिव है, मतलब गवर्नमेंट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर विच इज पार्लियामेंट। गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है, करेक्ट। देन प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बट रियल पावर लाइज विद कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो हम अगर हम एग्जीक्यूटिव का मेन हेड देखें, ठीक है, तो वो कौन है? वो है प्रेसिडेंट। लेकिन रियल पावर किसके पास है? रियल पावर आती है कैबिनेट और मिनिस्टर्स के पास, ओके, सॉरी, मिनिस्टर इन द सेंस प्राइम मिनिस्टर के पास। तो अगर हम स्कूल के एग्जाम्पल से समझे तो मेन डिसीजंस जो है ना वो टीचर्स, मतलब ऐसा मान लेते हैं कि मेन रूल जो हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट काउंसिल बना रही है, करेक्ट। लेकिन बोलने के लिए हेड कौन है? प्रिंसिपल है, ठीक है। तो symbolic head is the principal, लेकिन the main decisions they are taken by teachers and the student council. So same happens in India. The symbolic head is president, but the main powers lies with the prime minister and the cabinet ministers. चलो now let us talk about the key features of the cabinet system. The first is executive is the part of legislature. तो executive और legislature वैसे तो हम दो ऑर्गन्स पढ़ते हैं गवर्नमेंट के, थर्ड होता है जुडिशरी, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ना ये एक अलग नहीं होते हैं, एक दूसरे से एक साथ ही होते हैं। जैसे कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, सो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हैं वही लेजिस्लेचर का पार्ट भी होते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? नए रूल्स को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है ये ध्यान रखना कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
तो इसलिए अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव में तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, लेकिन यही लोग लेजिस्लेचर में भी आते हैं. सो दिस लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर कनेक्टेड. सो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल. नाउ द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेरेमोनियल रोल के होता है उनका, और दे एक्ट एज a head of the state, but actually the main power it lies with the prime minister. They act on advice of prime minister and the council of ministers, right? तो final मतलब they are the head of the state, but rules बनाना इन सब में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इंक्लूडेड होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल to the Lok Sabha, and if Lok Sabha passes no confidence motion, the entire government must resign. इसका क्या मतलब हुआ? तो लोक सभा में जो मेंबर्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ उसके मेंबर्स हैं. वहां पर अलग अलग पार्टी के मेंबर्स होते हैं, कंट्री के अलग अलग जगह पर जो चुने गए लोग हैं वहां से वो होते हैं. तो अगर मान लो कि एक भी इंसान या एक भी मेंबर, इंसान नहीं, एक भी मेंबर अगर कोई गलती करता है तो उसकी वजह से वो पूरी गवर्नमेंट, अगर एक भी मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है तो पूरी वो जो गलती है ना वो पूरी की पूरी सरकार को झेलनी पड़ती है, और उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ सकता है. सो दिस इज हाउ, मतलब So this is how our government works. So it is a collective responsibility. ऐसा नहीं है कि एक या दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जितने भी मेंबर्स हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. नाउ द प्राइम मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ही है, एंड मिनिस्टर्स वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. Correct. Ministers accountability. Ministers are responsible to the prime minister and the parliament. तो प्राइम मिनिस्टर को भी, पार्लियामेंट को भी, यही जो चुने हुए मिनिस्टर्स हैं, they are responsible and not directly responsible to president. प्रेसिडेंट को ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है, बट इनकी जवाबदेही होती है प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट को. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, यूके में. प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कहां पर? यूएस में. तो इन दोनों में ना फर्क क्या है? तो फर्क क्या है? सबसे पहला है हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो हमारी कंट्री में और यूके में भी प्राइम मिनिस्टर के पास मेजर पावर्स होती हैं, और वहीं पर यूएसए में यही सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं. सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो यहाँ पर कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है. एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब जो रूल्स बना रहे हैं वही रूल्स इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं. यहाँ पर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, और ये सेपरेशन जो है ये काफी स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, राइट. तो यहाँ पर ये अलग अलग बॉडीज जो हैं वो एक्चुअल में अलग हैं, बना कोई रहा है और फिर इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है. देन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. सो दे आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड नॉट अकाउंटेबल टू द कांग्रेस, राइट. सो दे आर नॉट अकाउंटेबल. नाउ द टेन्योर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन पार्लियामेंट्स कॉन्फिडेंस, राइट. तो ये जो इनका टेन्योर है वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट के कॉन्फिडेंस पे, ठीक है, और इनका एक फिक्स्ड टर्म होता है. यहाँ पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो तुम गए, एक ने भी गलती की तो बाकी सब भी गए. सो हु हैज द रियल पावर? हियर द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव रियल पावर. हियर द प्रेसिडेंट हैज रियल पावर. तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेक्युलर स्टेट. इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, मतलब हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. सो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, मीनिंग देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन. ऑल सिटीजन्स enjoy equal rights regardless of their caste, color, creed and religion. So the freedom of religion is guaranteed under the fundamental rights. तो हमने fundamental rights पढ़े थे, हमने उसमें यही पढ़ा था कि nobody can force us to follow a religion. We can follow a religion जो हमें करना है.
ठीक है। नाउ द की फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया, सो नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इज देयर, राइट, अनलाइक सम अदर कंट्रीज इंडिया डज नॉट एंडोर्स और प्रमोट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, हम नहीं करते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, सो एवरी सिटीजन हैज अ राइट to profess, practice and propagate any religion of their choice. Correct. Next is the features of secularism में no religious discrimination, तो किसी भी तरह का religious discrimination नहीं होता है. So government cannot favor और discriminate against any religion. तो हमने last chapter में ही पढ़ा था कि कैसे जब ट्रिपल तलाक की बात आई तो वुमेन के राइट्स के लिए वो डिसीजन लिया गया, ना ही मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट. वैसे ही बहुत सारे ऐसे और भी रूल्स बने हैं जो किसी के राइट्स के लिए लिए गए हैं रादर देन किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट. करेक्ट. तो इसमें हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, एक बार वापस जाके देखना, रिकॉल हो जाएगा. सो इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ फेथ. ठीक है, कोई कुछ, किसी का कुछ भी बिलीफ, फेथ कुछ भी हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल है. नाउ द स्टेट एंड रिलीजन आर सेपरेट, सो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स एंड रिलीजन डज नॉट इन्फ्लुएंस गवर्नेंस. करेक्ट. तो स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहे हो, और उस रिलीजन के बेसिस पर वो कोई रूल्स लॉज कुछ नहीं बनाने वाले, और ना ही रिलीजन किसी गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट अ सेक्युलर स्टेट. So this was all from our today's session. I hope you understood the concept. अभी भी कुछ फीचर्स बाकी हैं जो हम कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे. So all of you take care. I'll see you in the next session. Till then you all take care, and as you all know, learn how मतलब फ्री है पर बेस्ट है.